नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ये कहा कि हालांकि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी भूल नहीं सकता है। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने अपने यहां पर चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए दुस्साहस किया था। उन्होंने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना। पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए भारत ही मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भारत ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें करगिल जाने और वीर जवानों के दर्शन का सौभाग्य मिला था। पीएम ने कहा कि ये पल उनके जीवन का अनमोल पल था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से लाल किले से दिए गए संदेश को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक मंत्र दिया है। ये मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारे ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरे में देशवासियों के संयम की सराहना की। पीएम ने कहा कि मास्क पहनने में कई बार परेशानी होती है। जब हमें बोलना होता है तो हम मास्क हटा लेते हैं, लेकिन मास्क हटाने से पहले डॉक्टरों और नर्सों को याद करें जो घंटों तक मास्क पहनते हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को फिर से चेताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीछे नहीं हटता। राजनाथ सिंह ने ये बात देश के वीर जवानों के नाम जारी संदेश में कही। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी कहते हैं वे हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने ये भी साबित कर दिया है कि करगिल की तरह हम उससे मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि करगिल विजय दिवस केवल एक दिन ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। राजनाथ ने कहा कि पूर्व पीएम वाजपेयी जी ने यह भी कहा था कि हमने साबित कर दिया है कि हम दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जैसा हमने करगिल में किया था। 21 साल बाद आज भी वही भाव है। हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं। हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तीनों सेना प्रमुख भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने जवानों को प्रेरणा स्रोत बताया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर मैं कठिनतम परिस्थितियों में देश के लिए लड़ने वाले वीर जवानों को सलाम करता हूं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम, दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़कर वहां पुनः तिरंगा लहराया। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी करगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि करगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। जय हिंद।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार देर रात 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं और 6 बिल पेश करना चाहते हैं। हालांकि इसमें बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जानकार इसे सचिन पायलट से जोड़कर देख रहे हैं। राजस्थान में फिलहाल टकराव की स्थिति है। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों से बात भी की। हालांकि गहलोत गुट अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अड़ा हुआ है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सत्र बुलाकर बिल के जरिए व्हिप जारी कर सचिन गुट के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्य साबित कराने का प्लान बना रहे हैं और उसके बाद सदन में विधायकों की कुल संख्या कम हो जाएगी तो सरकार खुद ही बहुमत में आ जाएगी। इसके बाद ही गहलोत सरकार सदन में बहुमत साबित कर सकेगी। राजस्थान की सियासी हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ बीजेपी की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने खारिज कर दिया है। इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी थी और कहा था कि ये दल बदल कानून के तहत गलत है और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। इस मामले में गुरुवार को बीजेपी विधायक मदन दिलावर राजस्थान हाईकोर्ट यह दलील देते हुए पहुंचे थे कि उनकी इस याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पिछले 4 महीने से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की याचिका पर आधे घंटे के अंदर नोटिस दे दिया। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को भी मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूं। उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार 3 पहियों वाली है लेकिन वे गरीबों का वाहन है, पर स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है। बुलेट ट्रेन या रिक्शे में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि गरीबों के साथ ही खड़ा हूं, मेरी ये भूमिका मैं बदलना नहीं हूं। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। शिवसेना मुखपत्र सामना से बात करते हुए महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है लेकिन रास्ता निकालेंगे। अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाहिर है 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने की तैयारी वो तैयार हो गए थे। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन हो। यही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है और राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और सुपरफास्ट खबरों का। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,479 केस मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 13.85 लाख के पार हो गई है। 692 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36,327 की अस्पताल से छुट्टी हो गई। यह एक दिन में अस्पताल ठीक होने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या। इससे पहले 23 जुलाई को 33,326 लोग ठीक हुए। अब तक देश में कुल 8,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते में 3,07,622 नए केस सामने आए हैं। इसी के दौरान 2,08,665 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या में 93,860 की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का संक्रमण का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 9,251 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 3,66,368 हो गई है। महाराष्ट्र में महामारी के चलते एक दिन में सर्वाधिक 257 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 716 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 26,926 हो गई। इनमें 18,448 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 799 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में संक्रमण में फिर से एक बार तेजी आई है। वहीं राजस्थान में बीते 24 घंटे में 1120 नए मामले सामने आए। पिछले एक हफ्ते में यह 6वीं बार है जब 900 से ज्यादा केस मिले। शुक्रवार को 958 रोग मिले। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा अब 35,298 पर पहुंच गया है। बिहार की बात करें तो यहां पर बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,803 संक्रमितों की पहचान हो गई है। हालांकि सैंपल के पेंडिंग केस क्लियर होने से यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इसमें 24 जुलाई के 1,021, जबकि 23 जुलाई और इससे पहले के 1,782 पेंडिंग केसों को शामिल किया गया है। यहां एक दिन पहले 1,820 संक्रमित मिले थे। शनिवार को 11 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज के लिए इस दौरान उनकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,984 संक्रमित मिले। 2,191 मरीज ठीक हुए। 39 लोगों की मौत हुई। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,387 लोग जान गंवा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश में 2 अगस्त को मिठाई की दुकान खोलने की इजाजत दी है। जाहिर है प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के कारण दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहती है, लेकिन सरकार को रक्षाबंधन के मद्देनजर इस रविवार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दुकानें खोले जाने को लेकर कई अनुरोध मिले थे। इन्हीं अनुरोध को देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर 2 अगस्त को पंजाब में मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। बता दें कि 3 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसला लिया। दिल्ली सरकार का कोरोना फॉर्मूला सफल हो रहा है और अब अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब दिल्ली सरकार के कोविड आरक्षित अस्पतालों में 75% से अधिक बेड खाली हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर
कहा कि 23 जून के मुकाबले 26 जुलाई तक बेड ऑक्यूपेंसी में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अब काफी कम संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अब कुछ ही लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। केजरीवाल के इस ट्वीट में ग्राफिक्स भी है। इसमें अस्पतालों में कुल बेड, खाली बेड के आंकड़े दर्शाए गए हैं। ग्राफिक्स के मुताबिक 26 जुलाई को दिल्ली के अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित 15,301 बेड में से महज 2,841 बेड पर मरीज थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किए गए ग्राफिक्स के मुताबिक कुल 1,188 में से 778 वेंटिलेटर्स खाली हैं। 23 जून को दिल्ली में उपलब्ध कुल 13,389 बेड में से 6,263 बेड उन पर मरीज हैं। दिल्ली में संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने कड़े कदम भी उठाए। केंद्र सरकार सोमवार को एक बैठक करेगी, जिसमें अन्य राज्यों के लिए दिल्ली का कोविड-19 प्रबंधन मॉडल अपनाने को लेकर एक योजना तैयार की जाएगी। ये जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को दी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है, उन्हें दिल्ली के सफल मॉडल को अपने यहां लागू करने के कदमों को तय करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा दिल्ली में आने वाले दिनों के कोविड-19 रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेशनों से चलने वाली और पहुंचने वाली विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और लागू लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के मुताबिक हावड़ा पटना और पटना हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि पटना शालीमार और शालीमार पटना स्पेशल ट्रेन 28 और 29 जुलाई को नहीं चलेगी। इसी तरह 27 और 29 जुलाई को अलीपुर स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। रेलवे के मुताबिक सियालदह भुवनेश्वर और भुवनेश्वर सियालदह स्पेशल ट्रेन 27 और 28 जून को नहीं चलेगी। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। राज्य में गांव बाढ़ में डूबे हैं। गोपालगंज में डुमरिया पुल के पास तटबंध टूटने से बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 28 को भी खतरा पैदा हो गया है। पूर्वी चंपारण को गोपालगंज से जोड़ने वाले डुमरिया पुल को प्रशासन ने बंद कर दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों के बचाव अभियान में जुटी हुई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया शामिल हैं। बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, लालबकैया, अधवारा, खिदोई, महानंदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी का क्रोध पूरा असम झेल रहा है। अब तक 95 लोग बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। असम के नगांव में सैलाब से भारी तबाही मचाई है। असम के 26 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 2,500 गांव के करीब 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि करीब 50,000 लोग राहत कैंपों में से छुपाने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे मोर्चे पर भी नई नई चालें चल रहा है। अब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी को अपना हथियार बनाया है, जिसके जरिए वो भारत को आघात पहुंचाना चाहता है। हालांकि भारत इन सभी चालबाजी को लेकर चौकस है।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में जो उफान इन दिनों देखने को मिल रहा है वो महज प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये चीन की साजिश भी मानी जा रही है, क्योंकि हर साल चीन की ओर से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद भारत में बाढ़ से काफी तबाही मचती है। ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों तक पहुंचती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कई बांध बनाए हैं और भारत में बाढ़ लाने की डोर अपने हाथों में रखता है। चीन की इस चाल को भारत बखूबी समझता है और इस मोर्चे पर भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हट गई है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों को सेनाओं ने अपने कदम पीछे किए हैं। वहीं पैंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर जारी बातचीत के कारण ही PP-15 पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ है। इससे पहले गलवान और गोगरा क्षेत्र में भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि पूर्वी लद्दाख के PP-15, PP-14 और PP-17A में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। पैंगोंग हॉट स्प्रिंग ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन अब हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं, लेकिन पैंगोंग पर अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है। स्पेस में इन दिनों बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने फैसला लिया है कि वह रूस और चीन के जोखिमों को कम करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाएगा। इसके लिए ब्रिटेन विदेश सुरक्षा और रक्षा नीतियों की बड़े स्तर पर समीक्षा करने जा रहा है। रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ब्रिटेन ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि रूसी सैटेलाइट टेस्ट पर उसने गंभीरता से गौर किया है, जिसमें कुछ हथियारों के साथ मिसाइल की लॉन्चिंग भी शामिल है। वॉलेस ने रविवार को संडे टेलीग्राफ में लिखा कि मिसाइल टेस्ट में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो खतरा पैदा हो सकता है उस पर हमने गौर किया है। स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के खिलाफ सैटेलाइट से मिसाइल जैसे हथियारों का टेस्ट किया गया है। रूस की तरह चीन के साथ भी ब्रिटेन के संबंध तल्ख हैं। हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने के ऐलान के बाद चीन के साथ उसके संबंध और बिगड़ गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीनी कंपनी हुआवे के साथ 5G का करार तोड़ लिया था। कंपनी के साथ ये ठेका 2027 तक खत्म हो जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।